हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने पिशाच सुंदरी के भाग 4 सुन लिए थे। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 5 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करें। महल के सभी कमरों में उजाला था। कुछ में फानूस जल रहे थे और कुछ में लालटेन। वातावरण नीरव था और नीरवता भयानक सी प्रतीत हो रही थी। परंतु जब मैं ऊपर पहुंचा तो छत्र मंजिल के उसे खुले गुंबद में अंधेरा था। आकाश अब भी काले बादलों से ढका हुआ था। मुझे गुंबद में से 2 परछाई सी दिखाई पड़ी। कुछ देर में ठिठका सा खड़ा रहा। मैंने धीरज को पुकारा नहीं, केवल देखता रहा। परंतु केवल 2 अस्पष्ट सी परछाइयों के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। मैं दबे पांव लौटा और कमरे में जलती हुई लालटेन उठाकर दबे पांव ऊपर पहुंचा। अब की बार जो मैंने देखा वह आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गुंबद में एक ओर धीरज बैठा था और दूसरी ओर बंजारिन थी, जो मुझे पहाड़ी सड़क के आरंभ में मिली थी। प्रकाश देखते ही बंजारिन उठ खड़ी हुई और मेरे देखते ही देखते वह लुप्त हो गई। जमकर रह गया मैं। रहस्य खोलने आया था, परंतु रहस्य में उलझ कर रह गया मैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वह बंजारिन मुड़कर कुछ कदम चलने के बाद गैस बनकर हवा में समा गई हो। मैं एक टक भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाया। चीख जैसे स्वर में मैंने पुकार कर कहा, धीरज। धीरज अब भी वहीं बैठा था। अलबत्ता वह मेरे पुकारने से पहले ही मेरी ओर देख रहा था। कौन है? धीरज ने सामान्य स्वर में पूछा। मैंने पुनः पुकार कर कहा, मैं हूँ गोपाली, इधर आओ। वह उठा। इस प्रकार लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया जैसे शराब पिए हो। मैं उसका मुंह देखकर स्तब्ध रह गया। कई दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े, और भाभी ने झूठ नहीं कहा था, उसके कपड़ों पर खून के दाग भी थे। तुम गोपाली? निकट आकर बोला। तो तुम आए हो, अच्छा किया। पुराने दोस्त को भूलना नहीं चाहिए। रंग सिंह यहाँ है, उससे जाकर मिलो। वह रात को ठहरने की व्यवस्था कर देंगे। तुमसे सुबह मिलूंगा। लानत है तुम पर। मैंने वातावरण को सामान्य बनाने के उद्देश्य से कहा। यानी कि तुमको क्या सारी रात इंतजार कराने के बाद सुबह मुलाकात करोगी? इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं सिर्फ डैम फूल हूँ जो ऐसे पानी में यह सोचकर आया कि अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। व्यथा और करहा जैसे स्वर में धीरज ने कहा, तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। यह और भी खूब तुर्रा रहा। गलत भी समझ रहा हूँ। आपको यह मालूम होना चाहिए मिस्टर कि मैं महाराज बलबीर सिंह से भी मुलाकात के लिए इंतज़ार नहीं करता, जबकि उस हाथी के मुकाबले आप पिद्दी भी नहीं हैं। आओ, 1 महीने में मुलाकात हुई है, सारी रात पिएंगे और गपशप करेंगे। मेरी कुछ मजबूरी है गोपाली, वरना क्या मैं यह सब जानता नहीं हूँ? मैंने लापरवाही प्रदर्शित करते हुए कहा। मजबूरी भी एक ही रही। देखो धीरज, दूसरों को उल्लू बनाओ, मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन भाई मैं एक जासूस हूँ। उड़ती चिड़िया को देखकर यह बता सकता हूँ कि उसने सुबह के नाश्ते में क्या खाया। वह आदमी कभी परेशानी में नहीं पड़ता जो यारों से पर्दा नहीं रखता। मानता हूँ कि पुरुष के लिए स्त्री टॉनिक का काम करती है। मैं स्वयं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि पुरुष सदा ही एक टॉनिक इस्तेमाल करे। कभी हॉर्लिक्स, कभी ओवल्टीन, कभी मुरब्बा, कभी अचार, चलता ही रहना चाहिए। मैं भाभी से कुछ नहीं करूँगा, कहूँगा। कौन है वह? वह कौन? घबराहट जैसे स्वर में उसने पूछा। अरे, वह जो यहाँ बैठी थी, यहीं कहीं होगी भी। धीरज ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जैसे इस विषय में कुछ भी पूछने की मनाही हो। परंतु मेरे इस सवाल से यह लाभ हुआ कि उसने मेरी बाँह थाम ली और मेरे साथ नीचे बड़े हॉल में आ गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हॉल की एक इजी चेयर पर उसने मुझे बैठा दिया और स्वयं उसके हत्थे पर बैठकर धीमे स्वर में बोला, गोपाली, मुझ पर विश्वास करो। मैं मुस्कुराया। मैंने तुम पर अविश्वास कब किया है? वह स्त्री नहीं है, तब क्या है? इसी प्रश्न का तो उत्तर खोज रहा हूँ। तुम्हारी भाभी मेरा विश्वास नहीं करती। कृपया उसे भी समझा दो कि मैं केवल रहस्य को जानना चाहता हूँ। रहस्य जानना मेरा पेशा है। यह काम तुम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं हरगिज नहीं कर सकता। तुम अब जाओ। तुम्हारी भाभी शायद मंदिर में होगी, तुम वहीं चले जाओ, सुबह भेंट होगी। वह आ गई है। तुम एक बार भी मेरा खून भी जम कर रह गया। आहट सी पाकर जैसे ही मैंने हॉल के दरवाजे की ओर देखा तो सामने वह खड़ी थी। वह जिसे मैंने पहाड़ी सड़क के आरंभ में देखा था, वही जिसे मैंने ऊपर वाले शरीर और फिर गायब होते देखा था।
वहीं सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। धीरज उठकर उसके पास भाग जाना चाहता था, परंतु तब तक मैं संभल चुका था। मैंने झपट कर उठते हुए धीरज का हाथ थाम लिया। तो तुम हो सुंदरी बंजारिन, खेल रचाकर तुम्हें आसानी से फंसाना खूब आता है, मैंने चीख कर कहा। उत्तर में बंजारिन ने आदेश दिया, मेरे बंजारी का हाथ छोड़ दो। हरगिज नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ यहाँ से, मैं फिर चीखा और धीरज मुझसे हाथ छुड़ाने का यत्न कर रहा था। मैंने बंजारिन से पहले उसी से निपट लेना उचित समझा और मुड़ा। धीरज को जो मैं अकेला, तो वह हॉल के बीच में पड़ी मेज से टकराकर गिर पड़ा। बिजली की फुर्ती से मैं मुड़ा और देखकर स्तब्ध रह गया कि वहाँ वह रहस्यमयी नहीं थी। उसके स्थान पर वह भैंसा खड़ा था, जिसकी एक झलक मैंने उस छलनामयी को देखने से पहले देखी थी। देखने में भयंकर भैंसे की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और क्रोध में उसके नथुने फूले हुए थे। भैंस के सींग तलवार की नोक के समान ही नुकीले थे। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल खींच ली और तेजी से पीछे पलटा। पिस्तौल की नली भैंसे की ओर रखे मैं चाहता था कि अपने लिए कोई सुरक्षित आड़ पा लूं। उसी समय हंसी की एक खिलखिलाहट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया और मैंने मुड़कर देखा तो सुंदरी बंजारन हाल में से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ी थी और उसके पास ही धीरज भी। साथ में ही मैंने संतोष की सांस भी ली, इसीलिए कि उससे दृष्टि हटाते ही भैंसा भी लुप्त हो चुका था। अब दरवाजे पर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था दरवाज़ा। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊँगी, इसीलिए कि मेरा बंजारा इस जन्म में तुम्हारा दोस्त है। जाओ, चले जाओ, मुझ पर जुल्म ना करो। अब मैं हरगिज़ अपने बंजारे को अपने से नहीं छीनने दूंगी। ठहरो बंजारे, मेरी सुन लो। मैं अपना संपूर्ण साहस एकत्रित करके बढ़ा। तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह तुम्हारा बंजारा नहीं, मेरा दोस्त है। यह अब विवाहित है, इसकी पत्नी है। परंतु वह मेरी बात सुनने के लिए नहीं रुकी। मैं झपटकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। धीरज चिल्लाया, आगे मत बढ़ो गोपाली। मैंने फिर धीरज को एक धक्का दिया। दरअसल जल्दबाजी की हद कर दी मैंने। मैं इस उम्मीद में था कि क्षण मात्र में रहस्य से पर्दा हटा दूंगा। परिणाम सोचे बिना ही मैंने उस पर मुक्का चला दिया। परंतु मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ रुई जैसे मुलायम वस्तु में घुसा हो। पहली बार मैंने निकट से सुंदरी को लुप्त होते देखा। मैंने देखा कि उसका शरीर मेरा स्पर्श पाते ही प्रकाश की किरणों के कणों में परिवर्तित हो क्षण मात्र में लुप्त हो गया। मेरे पीछे धीरज चीखा, नहीं सुंदरी नहीं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ न धीरज था न वह पिशाच। मुझे फिर भैंसे की हुंकार सुनाई पड़ी। देखा कि भैंसा अपनी भयानक आंखें मुझ पर टिकाए विचित्र ढंग से सीढ़ियाँ उतर रहा है, ऐसे जैसे ढुढ़क भर रहा हो। मैं नीचे हॉल की ओर कूदा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के मुख में पहुंच गया हूँ। बस सींग ही तो थे, अलबत्ता कुछ था जिसने मुझे उठाकर हवा में उछाल दिया। मैं धड़ाम से मेज पर जाकर गिरा। अब मैंने समझा कि मैं मृत्यु के चुंगल में फंस चुका हूँ, यहाँ तक कि आंखें खोलने का साहस भी ना कर पाया। मैंने सुना, नहीं सुंदरी, यह मेरा दोस्त है। वह धीरज की आवाज़ थी। मैं नहीं सह सकती बंजारे, मैं कोई बला नहीं सह सकती। रात का एक पल भी मैं तुमसे अलग नहीं बिता सकती। मैं इसे आखिरी मौका देती हूँ, इसे फ़ौरन यहाँ से भेज दो। मैं गुंबद में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। यह आवाज़ सुंदरी की थी। मैं इसे भेज दूँगा, ज़रूर भेज दूँगा, लेकिन कुछ देर तुम मेरा इंतज़ार करना, नीचे मत आना। कितनी देर? कुछ देर। अच्छा। फिर हॉल में मौन छा गया। मैंने आंखें खोली तो धीरज मेरे निकट ही खड़ा था। मैं उठा। इसे तो मैं अपना भाग्य ही मानता हूँ कि तुम उसके हाथों से बच गए। ईश्वर के लिए अब अपनी भाभी के पास मंदिर में चले जाओ। पहले मेरी कुछ बातों का उत्तर दो। अब समय नहीं है, सुबह बातें करेंगे। इतना कहकर वह तेजी से चला गया। अब तक हमने पिशाच सुंदरी का भाग 5 सुना है। अगले भाग में हम पिशाच सुंदरी का भाग 6 सुनेंगे। ओके, बाय।